अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट। यानी कि एक सच्चा मित्र वही होता है जो तब भी आपका साथ निभाए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप इस कहावत में एकदम सटीक बैठती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कैसे 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐलान जंग हो चुका था। इंडिया के खिलाफ दुनिया की कई मिलिट्रीज तैनात की जा चुकी थी। जॉर्डन, ईरान, टर्की और फ्रांस के एयरक्राफ्ट्स पाकिस्तानी मिलिट्री को बूस्ट कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की फोर्सेस भी पाकिस्तान को मोरल और नेवल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। दोनों की वॉरशिप्स पाकिस्तान को इंडियन ओशन में बैकिंग प्रोवाइड कर रही थी। अमेरिका की 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दी गई और ब्रिटिश शिप्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अटैक करने के लिए खड़ी थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया को हर तरफ से घेर लिया गया था। ऐसे में अगर कोई देश इंडिया के साथ खड़ा था तो वो था सोवियत रशिया। असल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने 8 अगस्त 1971 को इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की, जिसके तहत दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि अगर इंडिया पर कोई अटैक हुआ तो वो रशिया के ऊपर भी एक अटैक माना जाएगा। इसी के चलते जैसे ही बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत हुई वैसे ही रशिया ने व्लादिवोस्टॉक से अपना नेवल वेसल्स की फ्लीट डिस्पैच की। इसमें कई आर्म्ड शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल थी। मॉस्को की नेवल फ्लीट ने अमेरिकन शिप्स को इनसर्कल किया और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में जाने से रोक दिया। इसी के चलते न सिर्फ इंडिया और अमेरिका के बीच का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रोका गया, बल्कि इंडिया पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजाद कराने में भी कामयाब रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे रशिया ने इंडिया का ऐसे समय में भी साथ नहीं छोड़ा जब दुनिया की कई बड़ी बड़ी पावर्स इंडिया के खिलाफ खड़ी थीं। आज इस बात को 50 साल हो चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ आज बदल चुका है, लेकिन अगर कोई चीज आज भी नहीं बदली है तो वो इंडिया और रशिया की टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप। जी हाँ, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप ने समय की सभी परीक्षा पास की हैं। ये रिलेशनशिप इतिहास में समय समय पर आए हर जियोपॉलिटिकल अपहेवल में खरी उतरती है। ये रिलेशंस 1971 से नहीं बल्कि इंडिया की आज़ादी से भी पहले बुने गए। तभी से साल दर साल ये संबंध मजबूत होते गए। हालांकि 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद रशिया और दुनिया में काफ़ी चीज़ें बदल गईं, लेकिन इंडिया और रशिया के भाईचारे को कोई ताकत नहीं झुठला सकी और आज इन रिलेशंस ने एक बार फिर एक नई उड़ान भरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच हाल ही में हुई हिस्टोरिक समिट की। आज हम आपके लिए इसी समिट को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये समिट इंडिया और रशिया के रिलेशंस को एक कदम आगे लेकर जाने में कामयाब रही। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आइए हम इन देशों के इंडिस्पेंसिबल रिलेशंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, रशिया इंडिया का वो ट्रेडिशनल एलाई है जिसके साथ हमारे रिश्ते इंडिस्पेंसिबल इसलिए हैं क्योंकि रशिया ने टाइम एंड अगेन इंडिया का साथ क्राइसिस सिचुएशंस में तो दिया ही है, लेकिन साथ में हमारे रिलेशन ऑलमोस्ट हर सेक्टर में डीप हैं। इस रिलेशनशिप के 6 मेजर पिलर्स हैं: डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड, काउंटर टेररिज्म, सिविल एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस। डिफेंस में ओवर टाइम इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप डाइवर्सिफाई की है, लेकिन आज भी रशिया इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर का एक मेजर सप्लायर है। इंडिया अपने 60% मिलिट्री हार्डवेयर का इंपोर्ट रशिया से ही करता है। उदाहरण के तौर पर T-90S भीष्म बैटल टैंक, अकूला सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन और INS विक्रमादित्य जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट आज हमने रशिया से या तो परचेज किए हैं या फिर लीज पर लिए हैं। रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इंडिया आज भी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। इस बात को इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला के शब्दों में कहें तो आवर शिप्स वोंट सेल एंड आवर प्लेन्स वोंट फ्लाई विदाउट रशियन स्पेयर पार्ट्स। आर्म्स और एमिनिशंस की सेल के अलावा इंडिया और रशिया ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट पर कई ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। इनके तहत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सुखोई Su-30 MKI, इल्यूशन सेकेंड 276 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कामोव KA-226 इंजन हेलीकॉप्टर्स जैसे कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस किए गए। ट्रेड की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच का बायलैटरल ट्रेड $8.1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इंडिया रशिया के साथ लगभग $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट और $5.48 बिलियन का इंपोर्ट करता है। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक ये बायलैटरल ट्रेड $20 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा।
जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो रशिया ने कई दशकों से इंडिया का कदम कदम पर साथ दिया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीर इशू। दोस्तों, जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने कश्मीर के मुद्दे पर कई बार इंडिया के खिलाफ यूएन में आवाज उठाई, वहीं रशिया ने एक नहीं बल्कि तीन बार यूएन में इस इशू पर अपनी वीटो का इस्तेमाल कर इंडिया का सपोर्ट किया। 1957, 1962 और 1971 में सोवियत यूनियन ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने यूएनएससी में कश्मीर में यूएन इंटरवेंशन डिमांड कर रहे रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया। और तो और 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया और पाकिस्तान और चाइना ने फिर से इस इशू को इंटरनेशनल स्टेज पर उठाने की कोशिश की, तो उस समय भी रशिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने इस मैटर को इंडिया का इंटरनल इशू बताया। इसके अलावा गोवा के इंडिपेंडेंस और इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी रशिया ने खुलकर इंडिया का सपोर्ट किया। यूएनएससी के अलावा रशिया ने इंडिया को G20, ब्रिक्स और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सपोर्ट किया। कुछ स्ट्रेटजिक एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि रशिया ने ही चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया को SCO में इनवाइट किया। लेकिन आज जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बदल रहे हैं। आज चाइना के एम्बिशियस एक्सपेंशन और यूनाइटेड स्टेट्स के बढ़ते अलायंसेस के बीच रशिया खुद के इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है और उनके इस मकसद में उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया उनका सबसे ट्रस्टेड और कैपेबल फ्रेंड माना जाता है। और इस बात का सबूत आपको प्रेसिडेंट पुतिन और पीएम मोदी की इस रीसेंट समिट में आसानी से दिख जाएगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 2021 को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में मौजूद थे। हालांकि ये विजिट 6 घंटे के टाइटली पैक्ड शेड्यूल में फ्रेम की गई, लेकिन ये विजिट जितनी शॉर्ट रही, इसके आउटकम्स उतने ही प्रोडक्टिव और सिग्निफिकेंट रहे। सबसे पहले इस मीटिंग की सिग्निफिकेंस का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ, तब से प्रेसिडेंट पुतिन की रशिया से बाहर ये दूसरी पर्सनल विजिट थी। जी हाँ, इससे पहले उन्होंने केवल यूएस रशिया समिट के दौरान जिनेवा में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को विजिट किया था। यहाँ आपको बता दें कि पैंडेमिक के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन ने G20 और COP26 जैसी कई क्रूशियल मीटिंग्स अटेंड नहीं की। और तो और उन्होंने इस दौरान अपनी चाइना की विजिट्स को भी रीस्केड्यूल किया। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुतिन इंडिया और रशिया के बायलैटरल रिलेशंस को कितना महत्व देते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि पुतिन ने जब से रशिया में पावर संभाली है, तब से वो अभी तक कुल 9 बार इंडिया आ चुके हैं और पीएम मोदी और पुतिन 2014 के बाद अभी तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 19 टाइम्स मिल चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों लीडर्स एक एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन दोनों देशों के संबंध, दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री या फिर दो नेशन स्टेट्स की स्टेडी रिलेशनशिप से भी कई अधिक मायने रखते हैं। और ऐसा क्यों, ये आप इस वीडियो के खत्म होने से पहले समझ जाएंगे। खैर, 6 घंटे की पावर पैक मीटिंग में कई गोल्डन मूवमेंट्स उभर कर आए। दोस्तों, इस पूरी समिट को हम 3 की डेवलपमेंट्स में सम अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है बिग फैट डिफेंस एग्रीमेंट, सेकंड इंडिया एंड रशियाज फर्स्ट एवर 2+2 डायलॉग, और थर्ड द मोदी पुतिन मीट। इनको एक एक करके हम समझते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह इंडिया और रशिया के एंगेजमेंट्स में इस बार भी डिफेंस ने एक फ्रंट सीट ली। डिफेंस फ्रंट पर देखें तो यहाँ 2 की डेवलपमेंट्स हुए। पहला एक ज्वाइंट डिफेंस वेंचर के रूप में सामने आया। इसमें एक $600 मिलियन की डील साइन हुई। इस डील के तहत इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में लगभग 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन करना तय किया गया। AK-203 असॉल्ट राइफल 300 मीटर्स तक अपने टारगेट को शूट कर सकती हैं। ये राइफल्स इंडियन आर्मी को सप्लाई की जाएंगी और उनको एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करेंगी। सेकेंड डिफेंस टेकअवे के तहत इंडिया और रशिया का मिलिट्री कोऑपरेशन आगे आने वाले 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये कि अगले 10 सालों तक इंडिया रशिया के एडवांस्ड वेपन्स को एक्सेस कर पाएगा। यहाँ आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स की वैल्यू $16 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह मेंशन किया कि आने वाले दशक में भी इंडिया और रशिया के बीच का डिफेंस कोऑपरेशन सभी चैलेंजेस को ओवरकम कर जोर शोर से जारी रहेगा।
जहां तक डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात है तो उसमें भी रशिया इंडिया के लिए एक क्रूशल सोर्स रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी डिलीवरी लास्ट मंथ शुरू कर दी गई है। यूएस सैंक्शंस के डर के बावजूद भी इंडिया रशिया से इस डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर कर रहा है। माना जा रहा है कि साल के खत्म होने से पहले एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। आपको बता दें कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का एक सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसको LOC पर डिप्लॉय कर दिया जाए तो पाकिस्तान चाह कर भी इंडिया पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर वो अटैक करता भी है तो ये S-400 उसके 32 विमानों को एक साथ अटैक करके नीचे गिराने में सक्षम है। यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि S-400 के रूप में इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा शस्त्र हासिल होगा जिसको भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। कई डिफेंस एनालिस्ट तो इसको इजराइल के आयरन डोम के साथ भी कंपेयर करते हैं। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक ये S-400 लद्दाख में चाइना के एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये डिफेंस सिस्टम इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में कितना क्रूशल रोल प्ले कर सकता है। अब इस विजिट के दूसरे चरण पर आते हैं, जो था 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग दो देशों के बीच हाई लेवल एंगेजमेंट का एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां उन दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में एंगेज करते हैं। इंडिया अभी तक केवल यूएस के साथ 2+2 डायलॉग में एंगेज हुआ है। खैर, इस 2+2 डायलॉग के दौरान इंडिया और रशिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स ने कॉमन चैलेंजेस और कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया। इसमें वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन जैसे कई की इमर्जिंग चैलेंजेस और अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और आसियान जैसे की हॉटस्पॉट्स ऑफ कोऑपरेशन भी शामिल थे। इसी के साथ मैरीटाइम डोमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी डिस्कशन का कोर इशू रहा। इस विजिट की तीसरी और सबसे मेजर हाईलाइट थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग। इस मीटिंग की शुरुआत में जहां पीएम मोदी ने इंडिया और रशिया की स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंडिया में कोरोना वायरस पैंडेमिक की दूसरी वेव के दौरान रशिया के कोऑपरेशन और सपोर्ट को एक्नॉलेज किया, वहीं पुतिन ने इंडिया को अ ट्रस्टेड फ्रेंड एंड अ ग्रेट पावर कहकर संबोधित किया। यहाँ पर दोनों देशों के लीडर्स ने कई अहम मुद्दों पर इन डेप्थ चर्चा की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मीट के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 28 एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स कवर किए गए। बिजनेस, ट्रेड, PSUs, एनर्जी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अकाउंटेंसी, जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस जैसे वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में MOUs साइन किए गए। इन सेक्टर्स की डाइवर्सिटी इंडिया रशिया बायलैटरल पार्टनरशिप के मल्टी डायमेंशनल नेचर का बखान करती है। इसके अलावा दोनों ही लीडर्स ने इंडिया और रशिया के रिलेशंस की प्रोग्रेस को हाईलाइट किया और इसको और भी ज्यादा मजबूत करने का संकल्प किया। ये समिट एक जॉइंट स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड हुई। इस जॉइंट स्टेटमेंट का टाइटल था इंडिया रशिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस स्टेटमेंट में इंडिया और रशिया के बीच के रिलेशन के फ्यूचर पोटेंशियल को कैप्चर किया गया। तो दोस्तों, इस समिट के बाद एक बार फिर ये बात साफ हो गई है कि जहां इस एवर चेंजिंग वर्ल्ड में कदम कदम पर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, अलायंसेस और लॉयल्टीज अपना रुख बदलती रहती हैं, वहीं इंडिया और रशिया ने अपनी डीप रूटेड ट्रेडिशनल टाइज को संजो कर रखा हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या रशिया सच में इंडिया का एक इंडिस्पेंसेबल अलाई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।